हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है वो है गॉस थ्योरम। लगातार बोर्ड में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, खूब पूछी जाती है। इसको पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब हम गॉस की थ्योरम को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें उसके लिए एक पहले ग्राउंड तैयार करना होता है। जैसे कि हमें एरिया वेक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए, हमें सॉलिड एंगल होता है क्या पता होता है ये पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इन तीनों के बारे में जब हमको पता होगा तो हम बहुत ईजिली गॉस थ्योरम को समझ जाएंगे। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और जब उसका प्रूफ है वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान करने वाला ही ना, इतना ज़्यादा टफ नहीं ना। अगर आपको क्या आता है, एरिया वेक्टर आता है, अगर आपको पता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर आपको पता है तो फ्लक्स क्या होता है, तो वन बाय वन करके पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों आर्टिकल को पढ़ेंगे। पहला क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर मेरी लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था टेंसर क्वांटिटी के बारे में, तो वहीं से जहां से मैंने छोड़ा था अपनी लास्ट वीडियो को वहीं से मैं पिक कर रहा हूं, मैं उठा रहा हूं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हर बंचा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा जिसने एरिया वेक्टर को पहले नहीं पढ़ रखा है तो क्या करेगा, वो पहले समझेगा कि भैया क्षेत्रफल या एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन सर आज क्या कह रहे हैं कि ये एरिया वेक्टर क्या है, एक हमारी टेंसर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे ये हो गई इसके बारे में पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है कि भैया अगर एरिया वेक्टर ए लिख रहे हैं तो किसी भी मैग्नीट्यूड को हम क्या करें, एन कैप दे दें। क्या करें, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप आपका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। एन कैप क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। जरा याद कीजिए, आपने पढ़ा था 11th में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप आपने पढ़ रखा है 11th में ए क्रॉस बी का। सिमिलर यहां पर क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, एकांक लंब सदिश। ठीक है, अगर हम किसी भी, जैसे मेरे पास एक सरफेस है, इसका एरिया कितना है, ए है, इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक क्या दे दें, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर दे दें जिसका नाम एन कैप है, तो ये जो हमारा क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको उसके सरफेस के अलोंग, उसके जो तल है उसके लंबवत डायरेक्शन में क्या दे दिया, एक डायरेक्शन जो है दे दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर सिर्फ इसी कंडीशन में जो है वेक्टर क्वांटिटी के बिहेव करेगा और जगह पे नहीं करेगा। फिर क्या हो गया, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, आपने 11th में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ी है। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है वो दो होती हैं, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो हम यहाँ पे सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या है, 3D, थ्री डायमेंशनल, जिसे कहते हैं त्रिविमीय, 3D में बनाया गया कोई भी एंगल। जैसे देखिए, ये मेरे हाथ के बीच में, ये हमारा क्या है, ये हमारी जनरेटिंग लाइन है, ये हमारी रिवॉल्विंग लाइन है। जनरेटिंग लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो क्या है, वो हमारा सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल को डोनेट करते हैं ओमेगा से। सॉलिड एंगल किस डोनेट करेंगे, ओमेगा से करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है DA अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे DA बहुत ही माइन्यूट एंगल हो सकता है, तो यहाँ पर आप D लगा लीजिए। डी ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर जो है, ये किसी भी सरफेस पे अगर बहुत ही छोटा सरफेस है जिसका हमने जो एंगल एरिया ले रखा है DA, तो उसके लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो D ओमेगा बराबर DA अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक ध्यान रखिएगा कि जो स्फीयर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गोला कहते हैं, स्फीयर के लिए जो डी ओमेगा वो निकलेगा, कितना निकलेगा, हम इसको होल इंटीग्रेट कर देंगे, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और स्फीयर के लिए जो वैल्यू आएगी सॉलिड एंगल की वो 4 पाई आएगी। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने क्यों बताया है स्फीयर को लेके, क्योंकि जब हम गॉस थ्योरम को करेंगे तो गॉस थ्योरम में पहली चीज़ क्या है कि वहाँ पे हमें स्फीयर लेना है, और स्फीयर के लिए मुझे सॉलिड एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए स्फीयर के लिए क्या होता है कि स्फीयर के लिए जो हमारा सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है वो 4 पाई होती है। क्यों याद करा रहे हैं? क्योंकि गॉस थ्योरम है, तो गॉस थ्योरम में इसके लिए हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो अगर यूज़ करना है तो उसको पहले से पता होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ पे डी ओमेगा किसी छोटे सूक्ष्म अवयव यानी कह सकते हैं कि माइक्रो पार्टिकल के लिए या माइक्रो एलिमेंट के लिए हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है डी ए, उसका एरिया है, ठीक है, उसका हमारा क्या है, छोटा एरिया है। आर क्या है, उस पॉइंट से जिस पॉइंट के पर हमको जो है कुछ फाइंड करना है उससे पीछे मिलाने पर जहां पर क्रिएट हो रहा है जो उसका वर्टेक्स है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो हम कह सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर, या हम जानते हैं कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कर जाएगा, 4 पाई हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो कितना हो गया, एरिया वेक्टर पढ़ लिया, सॉलिड एंगल पढ़ लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ रहे होते हैं तो किस बात को ध्यान रखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम लोग फाई ई कहते हैं, फाई बराबर ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने वाले टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ लिंकेज को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ लिंकेज, यानी जिसे कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ठीक है। किसी भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने वाले टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन को ही हम लोग नंबर ऑफ लिंकेज कहते हैं, हिंदी में फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उससे फील्ड और जो एरिया से गुजर रहा है वो भी किसके, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरने वाले टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज की जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर ई डॉट डी ए। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है, वो छोटा सा अवयव है इस पूरे सरफेस पे, जैसे कि मैंने ये ले रखा है, ये दैट इज डी ए। ये इसका पूरा एरिया कितना है, ए है, और इस पर ये जो छोटा सा है इसको क्या कर रखा है, इसको हम लोग ने डी ए कहा है। तो वही है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तब जब वो थीटा एंगल पर हमारा जो है कंपोनेंट ब्रेक होगा। तो ई डी ए कॉस थीटा वैसे भी जानते हैं, ए डॉट ई बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। अगर आप वेक्टर लॉज लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और आप इसको यूनिट देख सकते हैं, ई की यूनिट क्या हो जाएगी, ई की यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। तो गॉस थ्योरम में जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत थी, पहला था हमारा एरिया वेक्टर, वो पढ़ लिया, सॉलिड एंगल उसको पढ़ लिया गया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ लिया गया। अब हम लोग क्या कहेंगे, अब यहाँ से हम लोग गॉस थ्योरम को जो है पढ़ेंगे। तो गॉस थ्योरम का सबसे पहले हमको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। तो गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1/4 pi 1 epsilon time the net charge enclosed by the closed surface। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। फिर एक बार देख लीजिए, जो गॉस थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको जो नोट्स या आपने जिस भी बुक से आपने पढ़ रखा है उसमें ज़्यादा फेर बदल नहीं होगा, रद्दोबदल नहीं होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों की फैसिलिटी के लिए अपने ग्रीन बोर्ड के ऊपर इसको मेंशन कर दिया है, साफ साफ लिखा हुआ है, गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स यानी किसी भी ठीक है, किसी भी गॉसियन सरफेस। देखिए यहाँ पर मैं एक नया वर्ड लेकर आया हूँ, गॉसियन सरफेस, यानी गॉस ने एक हाइपोथेटिकल एक जो है सरफेस क्रिएट किया। ये पूरी तरीके से इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ठीक है। तो किसी भी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, देखिए जो यहाँ क्लोज सरफेस के बारे में बात की जा रही है वो गॉसियन सरफेस है।
जिस क्लोज सरफेस की ये मेंशन यहां पे कर रहे हैं, कौन क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, वो क्या है, वो गॉस सरफेस है। कह रहे हैं गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी किसी गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम, यानी 1/ε0 टाइम गुना होगा किसके, नेट चार्ज। किसी भी सरफेस के, किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट चार्ज है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा कौन, उससे गुजरने वाला फ्लक्स। फाई बराबर, ये बेटा होल इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन को आपने पूर्व में पढ़ रखा है ये, लेकिन जब बीच में गोला मार देते हैं तो वो क्या हो जाता है, संपूर्ण समाकलन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन एस क्या है, टोटल सरफेस के लिए ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये डी एस क्या है, ये डी एस हमारा छोटा वाला, जो हम लोग कहते हैं ना, जो हमारा छोटा वाला एरिया है या छोटा वाला सरफेस है, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में है, आप लोग मैथमेटिक्स ज्यादा लोग जानते होंगे, तो वहां पे ये क्या है, डी एस डिफरेंशियल फॉर्म है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या कहते हैं गॉसियन थ्योरम को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक इरेगुलर शेप का कोई भी सरफेस ले लिया है जिसका सरफेस एस है, ठीक है। इस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ओ है जहां पे एक हमारे पास आइसोलेटेड, ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। और उसके लिए इस पॉइंट क्यू की वजह से जो पी पॉइंट पर एक फील्ड होगी वो क्या होती है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज ई। और यहाँ पे जो डी एस है हमारा एरिया वेक्टर, वो भी क्या होगा, वो और ई दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों इस तरह से होगा, एक ही डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे फिगर में आपको एक पे एक दिखाया नहीं ना, लेकिन ये दोनों एक ही साथ है तल के, यानी आप क्या कह सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ई डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एन कैप क्या है, वही पुराना वाला यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो जब हम इसका प्रूफ कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हमको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज, यानी किसी भी सरफेस, इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैं बता दूं पूरे के पूरे इस सरफेस के लिए, चाहे ये रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर हो, उसके लिए E की वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो E निकाल लिया। चूंकि आपको बताया गया है कि E और DS दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। आप जानते हो कि डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, यानी ए डॉट ई बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई डॉट डी एस हो गया। अब क्या करेंगे, अभी जो है इस छोटे से पार्टिकल पे निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे, पूरे सरफेस के लिए, इस कंप्लीट सरफेस एस के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो होल इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को अंदर छोड़ दिया और ds को भी। अभी मैंने आपको बताया था ds अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, ये किसी का भी सॉलिड एंगल है, d ओमेगा है। तो अभी क्या था, डी फाई बराबर मैंने आपको होल इंटीग्रेशन लगा दिया था, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन उसी पार्ट का होता है जिसका डिफरेंशियल पार्ट होता है। देखिए जिसका डिफरेंशियल पार्ट होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो डिफरेंशियल पार्ट किसका था, डी ओमेगा का, और डी ओमेगा का जो हम होल इंटीग्रेट करेंगे यानी इस पूरे सरफेस के लिए, तो हमने यहां पर देखिए कि स्फेरिकल ले रखा है। अच्छा मैंने शुरुआत में आपको बताया था किसी भी स्फीयर के सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है 4 पाई होती है, तो 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं फाई की वैल्यू क्या होती है, होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के थ्योरम का जो है प्रूफ हो गया है, ये थ्योरम प्रूव्ड हो चुकी है। ये आपके यहाँ यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो स्टार्टअप में ध्यान रखिए कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था पहले सॉलिड एंगल, मैंने आपको पढ़ाया था एरिया वेक्टर, आपको पढ़ाया फ्लक्स। देखिए फ्लक्स का भी इस्तेमाल हुआ, फ्लक्स पर पूरा बेस्ड ऑन था। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सॉलिड एंगल का इस्तेमाल किया है, और हर जगह देखिए तीनों टॉपिक यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ds हो चुका है आपका, डी ओमेगा हो चुका है, और फ्लक्स फाई ई हो चुका है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँ कि यूपी बोर्ड में प्रायः ऐसा देखा गया है कि 1 नंबर में या 2 नंबर में गॉस थ्योरम का केवल गणितीय रूप पूछा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म पूछा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसको और प्लस इतना
अगर आप लिख देंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ये हमारा सस्टेन है, इतना काफी है, ठीक है।